सो गाइज आज मैंने सोचा कि बहुत वीडियो बना ली है जेई के ऊपर। मैंने बोला आज जेई का काम ही खत्म करते हैं। आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है, इसका मतलब आपको जेई से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स हैं। मुझे पता है हजारों लाखों करोड़ों वीडियो हम इसी बात पर देख लेते हैं कि जेई की प्रिपरेशन करनी ही क्यों चाहिए और कैसे करनी चाहिए। मैंने बोला आज लेके बैठूंगी कैमरा, जेई के ऊपर वीडियो बनाना है, सारा कवर करना है। तो वेलकम टू रेजोनेटिंग फॉर यू बेबी फ्रेम माय इमोशंस इन विविडिंग। सो आज आपको जेई के बारे में पूरी गाइड मिलने वाली है। आपको जेई करना क्यों चाहिए, आपको जेई के लिए कितना पढ़ना चाहिए, किन बुक्स से किन रिसोर्सेज को रेफर करना चाहिए, यहाँ तक कि आपको रिवीजन कितना करना चाहिए, मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए, आपको A to Z सब मिलेगा। सबसे पहले मेरे को एक बच्चों को डाउट रहता है, मतलब डाउट नहीं, बच्चों को यही क्लियर नहीं है कि आखिर हम जेई दे क्यों रहे हैं, जेई से होने क्या वाला है। जेई इज एन एग्जाम, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इससे आपको कॉलेज मिलने वाला है। सिंपल एज दैट। इट्स नथिंग मोर देन दैट। देन व्हाई यू आर मेकिंग इट टैबू बना रखा है। क्या है जेई? कुछ नहीं है भाई। जेई से आपको बस कॉलेज मिलने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सिंपल। सो व्हाई आर यू टेकिंग इट सो मच सीरियस? बाय द वे, बच्चों ने अपनी लाइफ बना रखा है, जेई इज माय लाइफ। नहीं, जेई लाइफ नहीं है। जेई से भी आपको बस एक NIT मिलने वाला है, जेई एडवांस से आपको IIT मिलने वाला है, दैट्स इट। और जेई से सिर्फ NIT नहीं भाई, काफी सारे GFTIs मिलते हैं, काफी सारे कॉलेज होते हैं, सबको एक्सप्लोर करो। और भी कॉलेज बहुत अच्छे होते हैं। सिर्फ कॉलेज से कुछ नहीं है यार, आपको आगे स्किल्स सीखनी है, आपको काम करना है। अब बच्चों का क्या होता है, NIT में चले गए, अब उनको लगता है कि अब तो हमारी लाइफ सेट है, अब हमें कुछ नहीं पढ़ना है, अब हमारी प्लेसमेंट लग जाएगी, ये हुआ। हाँ मुझे पता है एक कुछ हद तक होता है, बट इट्स नॉट योर लाइफ ब्रो। बिकम सीरियस। ओके नाउ मैंने इस पूरी गाइड को 12 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। चैप्टर बाय चैप्टर आई वुड बी गाइडिंग यू। इजी हो जाएगा, मैं भी कंफ्यूज नहीं होंगी, फालतू हवा में बातें नहीं करनी है। चैप्टर 1 इज जेई रियली फॉर यू। भाई देखो, लोग 2 ड्रॉप ले लेते हैं जेई को करने में। क्या है जेई? व्हाई आर यू वेस्टिंग योर ईयर? आपको जेई देकर एक कॉलेज लेना है, सिंपल। सो 1 साल 2 साल को उस एग्जाम को देना जिससे हमें कॉलेज मिलने वाला है, उससे ज्यादा अगर आप उतना ही टाइम और उतने ही एफर्ट्स अपनी स्किल में दे दोगे ना, तो आपको वे बेटर प्लेसमेंट मिल सकता है। सो फिगर आउट व्हाई यू आर गिविंग जेई एंड जस्ट फॉलो द पाथ अकॉर्डिंग टू योर आपका कितना पोटेंशियल है, आपका कितना सब है, उसके हिसाब से करो। ये नहीं कि मैं तो कर लूंगा, ये वो कुछ नहीं होता। So try to identify what JEE actually is and try to identify the difference between JEE Mains and Advanced and target anyone. पहले JEE Mains को टारगेट करो। JEE Main is your main target. वो क्रैक हो गया, then एडवांस नहीं भी हुआ, then that's not a big issue. Engineering isn't the only career, ये मैंने पहले ही बोला। And why students choose JEE? JEE बस इसीलिए चूज किया जाता है कि it's an examination, joint entrance examination as I said earlier, and it would make you eligible for many colleges. Now here comes the chapter 2. The biggest mistakes beginners make. Beginners क्या mistakes करते हैं जो कि मैंने भी करी थी, उनके बारे में बता रही हूँ। Collecting too many books. ज़्यादा बुक्स कलेक्ट मत करो, सच बोल रही हूँ, मत करो। टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट आप गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा ये बुक्स हैं, इनमें से मेरे को ये वाली बुक अच्छी लग रही है। क्योंकि काफ़ी बुक्स ऐसी हैं, जैसे RD शर्मा हो गया,
है ना, SL अरोरा हो गया, ये आप 11th में यूज करते हो, 12th में भी यूज करते हो, तो ये सारी अच्छी बुक्स होती हैं, ये आपका बेस स्ट्रॉन्ग करती है। और खासकर जो बच्चे डमी ले रहे हैं या फिर जो 12th क्लास के हैं, उनके लिए बोर्ड में भी काफी हद तक हेल्प करता है। तो कुछ ऐसी बुक्स को रेफर करो जिनसे आपका बोर्ड भी क्लियर हो और साथ में आपका जेई का भी बनता रहे। नाउ वॉचिंग लेक्चर्स एंडलेसली, ये बहुत करते हैं भाई, इतने लेक्चर्स मत देखो, इट्स यूजलेस। एक चैप्टर पकड़ो, उसका एक वन शॉट से पूरा उसका क्लियर करो। वन शॉट इन सेंस ये नहीं कि 1 घंटे में रोटेशनल मोशन किसी ने करा दिया, नहीं भाई, वो रिवीजन के लिए होता है। मतलब एक बार में बैठ के चैप्टर खत्म करो। 1 हफ्ता लग रहा है एक चैप्टर, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा चैप्टर है लगेगा, छोटे चैप्टर है 1 हफ्ते में 2 चैप्टर करो, है ना, समझ रहे हो ना? दैट्स द कैच। एंड इग्नोरिंग NCERT, इग्नोरिंग NCERT इज द बिगेस्ट मिस्टेक। NCERT को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, क्योंकि कब किस लाइन से क्या बन जाए। और आजकल जेई का ट्रेंड चल रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसलिए NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद टॉपर, भाई मत करो। क्यों कंपेयर करना है टॉपर्स के साथ? तुम्हें भाई कॉलेज तुमको मिलना है, पढ़ाई तुमको करनी है, आगे कैरियर तुम्हारा सेट होना है, स्किल्स तुम्हें डेवलप करनी है, तो भाई दूसरे से क्यों कंपेयर करना है ना? कंपेयर टू योरसेल्फ। हाँ, दूसरे को देखो वो क्या कर रहा है, एंड उसको देखकर मोटिवेट हो और ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। एंड छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो, बी हैप्पी, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। स्टडिंग विदाउट रिविजन, भाई रिवीजन नहीं किया आपने, दैट मीन्स you had just gone through the syllabus and you hadn't done any rigorous practice and you hadn't done any revision, then you had not studied anything. सीधा सिंपल क्लियर है। अगर आपने रिवीजन नहीं करा है, आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, आपने उसके PYQs नहीं करे हैं, इसका मतलब आपने चैप्टर किया ही नहीं है। सिंपल। Now here comes the chapter 3 of a video. Coaching. The truth about coaching. ऑनलाइन लेनी चाहिए कि ऑफलाइन लेनी चाहिए? अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो, that's a bit risky. आपका डिसिप्लिन नहीं बन पाएगा, आपको घर में रहोगे तो आपको आलस आएगा और काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे, फोन आपके पास रहेगा ऑल टाइम, तो और भी चीजें होती हैं। तो आई वुड प्रेफर ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए। अगर ऑफलाइन के साथ में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पर काफ़ी रिसोर्स अवेलेबल है आजकल, तो आप वहाँ से ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। तो जैसे कोई टॉपिक वहाँ पर कोई टीचर कोई सब्जेक्ट का अच्छा नहीं है तो आप ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाओ उस सब्जेक्ट के लिए, उस सब्जेक्ट की क्लास स्किप कर सकते हो आप, है ना। अपने हिसाब से अपने टाइम टेबल को अगर आप सेट करोगे ना, देन दैट वुड बी द बेस्ट फॉर यू। एंड सेल्फ स्टडी एंड कोचिंग, तो कोचिंग हो या चाहे कैसी भी कोचिंग हो, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कुछ भी हो, टीचर आपको एक लिमिट तक सपोर्ट कर सकता है। टीचर जो है ना वो हर किसी को सेम मिल रहा है, सो वो हर बच्चा कर रहा है, आपने क्या अलग किया, दैट वुड मेक यू वन स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम कॉलेज। सो आपको और आप डेली अपने आप से एक क्वेश्चन करो, स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, आपने औरों से क्या अलग किया। You would try to see improvement in yourself after some time. So next is how much coaching actually matters. Coaching matters till some extent, not that JEE क्लियर होगा कि नहीं होगा वो आपकी कोचिंग डिसाइड नहीं करने वाली, वो आप डिसाइड करने वाले हो, आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, आप कितना JEE के लिए सीरियस हो, दैट वुड डिसाइड कि आपको क्या कॉलेज मिल रहा है। सो उस हिसाब की मेहनत करो। Now here comes the chapter 4, books that actually matter. आप में से काफी सारे लोग हो सकता है इसी पार्ट के लिए ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो वेरी गुड, कमेंट में हार्ट स्पैम कर देना। बुक्स दैट एक्चुअली मैटर, फिजिक्स के लिए आई वुड रिकमेंड HC वर्मा,
NCERT and PYQs. PYQs are more than sufficient. फिजिक्स में अगर आपने ऑलमोस्ट 5 to 10 ईयर्स के लास्ट ईयर पे PYQs कर लिए, आपका मेंस तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। एडवांस के लिए आपको काफ़ी अलग बुक्स रेफर करनी पड़ेगी। अगर आप एडवांस कर रहे हो तो आई वुड प्रेफर इरोडोव कर सकते हैं आप। इरोडोव पर एक टीचर की गाइडेंस में करो तो ज़्यादा बेटर है। इरोडोव भी पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस के लिए आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं। एडवांस का पूरा वो अलग होता है। मेंस के लिए आपको अलग तरीके की प्रिपरेशन चाहिए होती है, एडवांस के लिए अलग माइंडसेट चाहिए होता है। मेंस में आपको सिर्फ PYQs करोगे तो भी हो जाएगा, बट एडवांस नीड्स ए डीप लर्निंग। आपको डेप्थ में टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देयर मैटर्स। अगर आपका एक क्वेश्चन बनता है देन आपको वो 5000 रैंक, 1000 रैंक, 2000 रैंक आपको आगे बढ़ा रहा है एक क्वेश्चन जो आपका बन रहा है। तो वहां पर क्वेश्चन बनना विद एक्यूरेसी मैटर करता है। सो उसका माइंडसेट पूरा अलग होता है। एडवांस के लिए हो सकता है मैं अलग वीडियो बनाऊं, बट मेंस के लिए दिस वुड बी सफिशिएंट, दिस वीडियो। एंड केमिस्ट्री के लिए आप NCERT एंड PYQs खत्म। एक टीचर पकड़ो, उसके नोट्स पकड़ो, NCERT को पूरा कर डालो, PYQs करो, मोर देन सफिशिएंट मेंस के लिए एटलीस्ट। मैथ्स में आप NCERT कर सकते हो, PYQs करो। PYQs मैथ्स में बहुत ज़्यादा करने चाहिए। इसमें 5-10 से नहीं होगा, आपको 20 साल तक के करने पड़ेंगे PYQs। और PYQs से एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में क्या है, NCERT इनफ नहीं है। NCERT बस आपका इट वुड हेल्प यू टिल बोर्ड्स। NCERT के आगे अगर आपको जाना है, मेंस क्लियर करना है, तो आपको काफ़ी अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आपके पास टाइम है तो आई वुड प्रेफर RD शर्मा। बाकी नीचे कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए। Now here comes chapter 5, how to study। भाई सिंपल बताने वाली हूँ, स्टार्ट लर्निंग। कोई ना कोई टॉपिक समझो, कोई टॉपिक समझ रहे हो, सबसे पहले पूरा चैप्टर पढ़ने से अच्छा है कि आप कुछ टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पूरे चैप्टर में अगर आप लगोगे, जैसे कोई चैप्टर अगर आप छोड़ भी रहे हो, क्योंकि वो दैट इज ऑब्वियस, आप कितना भी पढ़ लो आप पूरा सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट कर पाओगे, और वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना भी नहीं है। सो स्टार्ट सीइंग के कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से। उसी के लिए तो कह रहे हैं कि PYQs करो। PYQs से क्या होगा, आपको ट्रेंड पता चलेगा, और एक बार ट्रेंड पता चल गया तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है। Start learning and then start practicing. You would do mistakes, then you would do revision, then you would again go back to the topic where you did the mistake, and then you would do PYQs, and then you are ready to give mock tests. Mock test कैसे देने हैं उसके बारे में हम आके बात करेंगे, mock test के लिए भी अलग से बताएंगे। And the most students skip the revision, so it's my humble request, आप अगर JEE aspirant हो, रिवीजन को स्किप मत करो। अगर आपने पढ़ाई नहीं की हो and you are doing the revision, you are still way ahead of many students. Now here comes chapter 6, time management. Time management could be different for many students, like school students, dummy students, droppers, सबके लिए different strategies हो सकती हैं। I would prefer कि अगर आप एक dummy या फिर एक dropper हो, then you need to be serious, cause आप पीछे रह सकते हो, क्योंकि dummy and drop is something कि आपको कोई mind करने वाला नहीं है घर में, या फिर कोई भी आपको ये बोलने वाला नहीं है कि जाओ पढ़ लो। You would be doing the things that you would like, not others would like. So start minding yourself. And for school students, आप स्कूल जा रहे हो, so आपको क्या है ना, एक थोड़ा सा अलग रहता है ड्रॉपर और उनके लिए। ड्रॉपर नीड्स टू स्टडी एवरीथिंग, ड्रॉपर एंड डमी स्टूडेंट्स। बट स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स आर गोइंग स्कूल, अगर आप स्कूल को फॉलो कर रहे हो देन आपके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर चल रहे हैं। सो यू नीड टू फोकस मोर ऑन हार्ड टॉपिक्स इन योर फ्री टाइम।
एंड हियर कम्स चैप्टर नंबर 7, रिवीजन सिस्टम। देखो, रिवीजन सिर्फ ये नहीं कि आपने आज चैप्टर पढ़ा आप कल रिवीजन कर रहे हो, वो रिवीजन नहीं होता भाई। आपने आज पढ़ा, आपको याद, ऑब्वियसली कल याद रहेगा। बट अगर आप आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा, देन संडे इज द बेस्ट डे फॉर वीकली रिवीजन। बेस्ट है, अपना आराम से खाली फ्री माइंड है, उस दिन कुछ नया मत पढ़ो। संडे को हमेशा रिवीजन के लिए और एक मॉक टेस्ट के लिए रखो। ज्यादातर संडेज रिवीजन को दोगे तो सही रहेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट क्या होता है, जैसे कोचिंग आपने ज्वाइन कर दी तो वहाँ भी होते रहते हैं। तो संडेज को हाई प्रायोरिटी पर रखो रिवीजन के लिए। और जैसे अगर इस हफ्ते आपने चैप्टर पढ़े, वीकली रिवीजन करें, अगले हफ्ते पढ़े, वीकली रिवीजन करें, उसके बाद में एक मंथली रिवीजन भी करें। मंथली रिवीजन में आपको वीकली एंड मंथली दोनों करना पड़ेगा। यू को डू के आप मंथ में लास्ट के जो 2 सैटरडे संडे पढ़ेंगे लास्ट में, उनको रखो मंथली रिवीजन के लिए। उसमें क्या होगा, आप सैटरडे को अपना जो वीकली रिवीजन वाला होगा उस वीक वाला वो पार्ट कंप्लीट कर लो, एंड संडे को आप पूरे मंथ का अपना कंप्लीट कर लो। देन मंथली के बाद क्वार्टरली रिवीजन, देन उसके बाद क्या होगा कि क्वार्टरली रिवीजन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक फुल लेंथ मॉक दे जाते, आपको पता चलेगा आपने अगर 1/4 सिलेबस भी कंप्लीट करा तो आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो मेंस में। सो आप ये मत सोचो कि फुल पूरा 60 to 70% होगा तभी मैं दूंगा, 30% से ही फुल लेंथ मॉक देना चालू करूँ, क्योंकि फुल लेंथ मॉक का क्या है ना, माइंड सेट अलग होता है। तो फुल लेंथ मॉक में आपको अलग तरीके का स्ट्रैटेजी चाहिए और अलग तरीके की सॉल्विंग प्रैक्टिस चाहिए होती है। टेम्परामेंट इज डिफरेंट, एंड the most important thing I would like to recommend is active recall. एक्टिव रिकॉल इतना हेल्प करेगा वो पूरी जेई प्रिपरेशन में। आपको अगर कोई चीज याद नहीं हो रही, यूज एक्टिव रिकॉल। आपको रिवीजन करना है, यूज एक्टिव रिकॉल। आपको टेस्ट के बाद में आपको लो फील हो रहा है, आपको लग रहा है मुझे कुछ आता है कि नहीं आता है, डू एक्टिव रिकॉल। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक्टिव रिकॉल करो, आपको इतना हेल्प होगा, उससे इतना हेल्प होगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड यूज स्पेस्ड रिपीटिशन। आप मतलब ऐसे नहीं, जैसे एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा या कोई चैप्टर पढ़ा एंड यू वांट टू रिवाइज इट क्विकली, तो उसके नोट स्क्रॉल मत करो या फिर पीछे पीपीटी स्क्रॉल मत करो। आप एक खाली पेज लो, कोई भी पेज कैसा भी चलेगा, रफ का पेज, उस पर अपने सारे फॉर्मूले लिखो एंड यूज दैट एज ए फॉर्मूला शीट। कई बार उसको रिपीटेटिवली करो, आपको काफी हेल्प होगा। Now here comes the chapter number 8, mock test. इसके बारे में मैंने पहले ही बोला था। मॉक टेस्ट आपको कब देने, हाउ ऑफन यू शुड गिव मॉक टेस्ट, हाउ टू एनालाइज एंड मिस्टेक नोटबुक यू शुड मेड, हाउ टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड स्पीड, इन सब के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन यू शुड गिव मॉक टेस्ट। स्टार्टिंग में ज्यादा मॉक टेस्ट मत दो, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा, यू वुड ओनली हैव डिमोटिवेशन। अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आप दे सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार पूरा सिलेबस गो थ्रू करा हुआ है, सो यू वुड बी एबल टू डू इट। बट अगर आप एक डमी स्टूडेंट हो और आप पूरा स्क्रैच से पढ़ रहे हो, देन स्टार्टिंग में अवॉइड करो मॉक टेस्ट पूरा। हाँ, पार्टली मॉक टेस्ट हो रहे हैं, उनको इतना सीरियसली मत लो, क्योंकि वो पार्टली है। आपका टारगेट होना चाहिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से जो 1-2 चैप्टर के मॉक टेस्ट होते हैं वो बस एक स्कैम टाइप होते हैं, उसमें आपके मार्क्स आ जाएंगे, बहुत आराम से आ जाएंगे, बट उससे ये नहीं होगा कि आपका फुल लेंथ मॉक अच्छा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा है। सो ऑलवेज टारगेट फुल लेंथ मॉक टेस्ट। एंड स्टार्टिंग में अगर आप कम दोगे, बट आप बाद में आप कवर कर लोगे उसको, you would be able to give 2 to 3 mock test weekly. That would be great. But ये नहीं है कि सिर्फ mock test दे दिया उसी से हो गया। You should need to identify your mistakes and you would have to rectify it. अगर आपने एक मिस्टेक पर mock test में पकड़ ली और आपने उसको सही कर लिया, तो आपको पता चलेगा कि it would long term में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। Now here comes the chapter number 8, mental health. इतना सब बताने के बाद में ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है,
मेंटल हेल्थ, भाई बर्नआउट फील होने वाला है, कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं होगी, नींद पूरी नहीं होने वाली है, आपको एग्जॉस्टेड फील होने वाला है, यू वुड फील लाइक मुझसे नहीं हो रहा है, बट that is the point where most of the students lose their JPAT, and you don't have to do that. You would have to do simply, आपको जब आपको लगे कि अब नहीं हो रहा है, एक दिन से ज़्यादा नहीं, एक दिन का लीव लो, उस दिन कुछ पढ़ाई मत करो एंड जस्ट टेक रेस्ट। एंड इसको अवॉइड करने के लिए, बर्नआउट फील ना हो उसके लिए आप डेली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, और फिर आपको नींद आएगी, आप फिर पढ़ नहीं पाओगे, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ब्रेक्स ले लेके पढ़ो, जैसे आपने 1 घंटा पढ़ लिया, देन यू शुड टेक 5 to 10 minutes ब्रेक, फिर उसके बाद में फिर से कंटिन्यू कर लो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, अच्छा रहता है। सो ब्रेक्स ले लेके पढ़ोगे। पोमोडोरो टेक्निक बहुत अच्छी होती है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। यू कुड गूगल पे सर्च मारोगे पोमोडोरो, समझ में आएगा क्या होता है। इट्स वेरी गुड टेक्निक। नाउ हियर कम्स द चैप्टर नंबर 10, द लास्ट 6 months. The last 6 months are the game changer. I would seriously tell you, they are the game changer. अभी तक आपने जो भी पढ़ा, जो भी किया, जितना भी किया, leave it. Last 6 months में आपको अब आपको जेई के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। You would have to increase the speed and accuracy in your mock test. आपको PYQs increase करने पड़ेंगे। आपको टॉपिक्स, जो क्विक टॉपिक्स हैं, जो आते ही आते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन बनाना है और कुछ नहीं करना है। एंड लास्ट टाइम पर आपको ज़्यादा मार्क्स देने की ट्राई करनी है, एंड लेक्चर्स बिल्कुल नहीं देखने, एंड रिवीजन को हाई प्रायोरिटी पर रखें, एंड PYQs देखें। Now chapter number 11, last month revision. भाई लास्ट मंथ पर आई वुड पर्सनली सजेस्ट मॉक टेस्ट देना बंद कर दो। लास्ट मंथ आपके मॉक टेस्ट देने का नहीं होता है, ये टाइम होता है अपने आप को सेटल करना, सारी चीज़ें जो अब तक पढ़ी हैं, जो अपने दिमाग में एक टाइप का बोझा बना रखा है, उसको अच्छे से सजाकर अपने दिमाग में सेट करना माइंड में कि आपको अब समझ में आ गई वो चीज़ें। अब ये टाइम होता है कि अब आप YouTube पर देखोगे ना, लास्ट मंथ में बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है लास्ट मंथ पर। बिल्कुल बंद कर दो ये सब देखना। खासकर जैसे सबसे ज़्यादा हेक्टिक टाइम होता है जब आपकी सेकेंड लास्ट शिफ्ट है या थर्ड शिफ्ट है, या शिफ्ट आपकी बाद की है, बट पहले ही कुछ पेपर हो जाते हैं। उस टाइम पर अपने आप को संभालना भाई बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। उस टाइम पर अपने आप को संभालना ज़्यादा, इन जो भी लोग टीचर्स बता रहे हैं ये पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। अब तक आपने जो करा है वही आपको आउटपुट देने वाला है। सो जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ कि आपने अब तक जो पढ़ा है बस उसी को पढ़ो, एक्स्ट्रा बिल्कुल कुछ भी नया मत करो। And just try to cool down yourself at that time. Chapter number 12, exam day. And that's the complete journey where एग्जाम देकर आओगे, आपको इतना ज़्यादा अच्छा फील होगा, लाइट फील होगा, भले ही आपका एग्जाम कैसा भी जाए। बट एक जेई एस्पिरेंट जो होता है उसका ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है, उसने ऑलरेडी इतनी पढ़ाई करी होती है कि उसको ये लगता है रिजल्ट नहीं भी आया, देन दैट्स ओके, मैंने अपना बेस्ट दिया था। एंड दैट्स आवर टारगेट, प्राइम टारगेट क्या है हमारा, कि हमको अपना बेस्ट देना है बस। नाउ वैसे तो मैंने 12 चैप्टर्स ही रखने थे, बट दिस इज द बोनस चैप्टर, थिंग्स नोबडी टोल्ड मी वाला पार्ट। जेई इज नॉट द ओनली एग्जाम ऑफ योर लाइफ। ग्रो अप डू,